Let's continue our next topic. What did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यूरोप में 19th सेंचुरी यूरोप में क्या हुआ था? आइडिया तो ये जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया आया था वो अर्ली 19th सेंचुरी में आया था। अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में आया था। अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में आया था ये जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का। और ये जो वर्ड मतलब ये क्लोजली अलाइड था, या अलाइड मतलब क्लोजली संबंधित था या रिलेटेड था टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। मतलब ये जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में आया था वो क्लोजली अलाइड था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से, क्लोजली कनेक्टेड था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। एंड द टर्म लिबरलिज्म derived from the Latin root, और जो टर्म है लिबरलिज्म वो कौन से मतलब लैटिन मतलब द टर्म लिबरलिज्म डिराइव कहाँ से हुआ है, कौन से शब्द से बना है? वो एक लैटिन शब्द से बना है, दैट इज रूट, लैटिन रूट से बना है, लैटिन रूट या लैटिन भाषा से बना है, दैट इज लिबर पर है। वो किस पे डिपेंड है? लिबर। और लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। लिबर मीन्स क्या होता है? फ्री। फॉर दी लिबरलिज्म डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से लिबर, और लिबर मीन्स क्या होता है? मीनिंग फ्री। लिबर की मीनिंग होती है फ्री, फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर freedom for the individual and equality of all before the law. Equality of all before the law. अगर आप देखें for the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. और न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? इंडिविजुअल के लिए आज़ादी या इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम था, और इक्वालिटी थी बिफोर द लॉ, मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म का मीनिंग सिंपल सा मीनिंग दिया गया था न्यू मतलब मिडिल क्लासेस के लिए। मिडिल क्लासेस में लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन को सबको फ्रीडम होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड पॉलिटिकली इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड politically it emphasized the concept of government by consent, or politically it emphasized the concept of government by consent। पॉलिटिकली में देखा जाए तो लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट पे जोर देता है जो सबके कंसेंट से बनी हो, और लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट पे जोर देता है। अगर आप पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म एम्फेसाइज्ड करता है गवर्नमेंट पे, एम्फेसाइज करता है कि ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो सबके कंसेंट से बनी हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जो सबके कंसेंट से बनी हो। And since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy, or since the French Revolution
जाएगा Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical, clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. और since the French Revolution में क्या हुआ था, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ, लिबरलिज्म खड़ी हुई और उसने कहा ऑटोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म करना है। दिस टाइम उसने कहा कि ऑटोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी को एंड होना चाहिए। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म खड़ी हुई और उसने कहा कि दिस टाइम एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस को बिल्कुल एंड करना चाहिए। और ये एंड कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट करेगी थ्रू पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो मिलकर पार्लियामेंट में इसको एंड करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर इसको एंड करेंगे। किसको, ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ये लोग एंड करेंगे, ठीक है। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद से ही लिबरलिज्म ने क्या कहा कि ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेजेस के जो उनके विशेष, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो स्पेशल पावर्स उनके पास है, उसको एंड किया जाएगा। और वो एंड कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इसको एंड करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और थ्रू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट उसको एंड किया जा सकता है। एंड French Revolution, 19th century, liberals also stressed the inviolability of private property। और 19th century में क्या था, जो liberals थे also stressed कर रहे थे the inviolability of private property, inviolability of private property। 19th सेंचुरी में क्या था, 19th सेंचुरी के जो लिबरलिज्म थे वो 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे वो स्ट्रेस कर रहे थे इनवॉल्बिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और वो क्या कह रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे जो आपकी इनवॉल्बिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, या आप कह सकते हो कि वो आप पे स्ट्रेस दे रहे थे जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी थे, मतलब निजी संपत्ति के स्वामित्व की। और उन्होंने कहा कि जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उस पे लिबरलिज्म ने एक तरह से तो ये कहा कि ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो आपने क्लैरिकल को प्रिविलेजेस दे रखे हैं उसको आप ख़त्म करिए। और वो ख़त्म कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के से वो ख़त्म होगा थ्रू पार्लियामेंट। फिर उन्होंने कहा 19th सेंचुरी में फिर लिबरल्स ने स्ट्रेस दिया गवर्नमेंट में कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको भी आप इनवॉल्बिलिटी कर दीजिए, इनवॉल्बिलिटी कर दीजिए, दैट इज इनवॉल्बिलिटी कर दीजिए, मतलब अनिवार्यता कर दीजिए और अनिवार्यता कर दीजिए। उन्होंने इस पे भी स्ट्रेस दिया था। एंड येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली stand for universal suffrage, unite and equality, जो equality है before the law, जो equality है before the law, ये did not necessarily stand for universal suffrage। अगर आप ये कह रहे हैं कि लेकिन ये
ये ज़रूरी नहीं था कि अगर आपको लॉ के सामने इक्वालिटी, मतलब लॉ के सामने अगर आप इक्वल हैं या स्टैंड कर रहे इक्वालिटी पे, तो आपको यूनिवर्सल सफ्रेज भी दिया जाए। यूनिवर्सल सफ्रेज भी आपके लिए पक्ष में था, ऐसा नहीं था। बिफोर द लॉ सब कोई इक्वल था, लेकिन ये नेसेसरी नहीं था कि ये स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज, कि आप स्टैंड करें यूनिवर्सल सफ्रेज के पक्ष में नहीं थे, कि आपको वोट देने का अधिकार किसी ने नहीं दिया था। आप इक्वल हैं बिफोर द लॉ, ठीक है, लेकिन आपको राइट नहीं दिया गया था कि आप वोट दे सकते हैं। ये पावर आपको नहीं दी गई थी वोटिंग की। एंड that you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to property owning men। मतलब क्या किया गया, यू विल रिकॉल दैट इन द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में क्या हुआ। आप याद करें कि जो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में लिबरलिज्म रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में क्या हुआ था, जो लिबरलिज्म थे, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हुआ था लिबरलिज्म में। लिबरल डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वहाँ पर क्या कहा गया था, वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन है, वही वोट भी दे सकते हैं और वही चुने, मतलब कि वही वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़े हो सकते हैं। अगर आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा था कि वोट देने का मतलब फ्रांस रिवॉल्यूशनरी में कहा गया था, जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था इन लिबरल डेमोक्रेसी में, कि राइट टू वोट का था और टू गेट इलेक्टेड, राइट टू वोट और गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांट किया था एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, मतलब कि वही वोट दे सकता था और वही वोट में, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता था जिसके पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, जिसके पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। एंड men without property and all women were excluded from political life। देखिए men किसको किसको एक्सक्लूड कर दिया था, जिनके पास, जिस भी मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उस मैन को वोट देने का अधिकार नहीं, और वुमेन्स को तो पहले से ही एक्सक्लूड किया गया था पॉलिटिकल राइट से, वुमेन्स को पहले से ही एक्सक्लूड कर दिया जाता था पॉलिटिकल राइट से। And only for a brief period under the Jacobins did all the adult men enjoy suffrage। और brief period में क्या था, केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के समय सभी एडल्ट मैन को मताधिकार प्राप्त हुआ था। आप कह सकते हो कि ब्रीफ पीरियड, थोड़े समय के लिए अंडर, मतलब जैकोबिन्स के अंडर में क्या उसने क्या किया था कि एडल्ट को कहा था कि आप एंजॉय कीजिए सफ्रेज, आपको वोटिंग का हक है, आप एंजॉय कीजिए। एंड दैट however the Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands। And क्या हुआ, however the
code went back to limited suffrage. और जो मगर जो नेपोलियनिक कोड था वो क्या हुआ था कि पुनः एक जब तक हम जैकोबिक पीरियड के अंडर में थे तो उसने क्या कहा था कि ऑल एडल्ट मेल एंजॉय कर सकते हैं सेक्स। और जैसे ही नेपोलियन कोड दोबारा आया, दोबारा आया तो फिर लिमिटेड सफरेज को फिर लिमिट कर दिया गया और जो रिड्यूस कर दिया उसने वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर। वुमेन और स्टेटस ऑफ वुमेन्स को क्या स्टेटस दे दिया, माइनर का स्टेटस दे दिया। और सब्जेक्ट टू दी और अथॉरिटी फादर और हस्बैंड के हाथ में अथॉरिटी दे दी। हाँ, फादर और हस्बैंड के हाथ में अथॉरिटी दे दी कि वो उनके अकॉर्डिंगली वुमेन वर्क करेंगी, एंड थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 18th century, थ्रू आउट द 19th century या आप कह सकते हो अर्ली 20th century, women and non-proprieted man organized opposition movement demanding equal political rights. थ्रू आउट दी पूरे 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टाइट मतलब जिनके पास जो वुमेन थी और जिन मेंस के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज मतलब ऑपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। उन्होंने अपने अधिकार मांगे, उन्होंने और ऑपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने डिमांड किया कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दीजिए। हमें भी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या हुआ, हम वुमेन है तो क्या हुआ, लेकिन हम माइनर नहीं है, आप इक्वल वोटिंग राइट दीजिए, and in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market. और in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital. अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, इकोनॉमिक क्षेत्र की बात करें, तो जो लिबरलिज्म थे वो स्टूड हुए फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि एबोलिशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट ने इम्पोज किया रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पे, उस रेस्ट्रिक्शन को भी हटा देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक स्फीयर में क्या कहा, लिबरलिज्म खड़ी हुई और उसने कहा कि मार्केट को आपको पूरी तरह से फ्री छोड़ देना चाहिए, और जो स्टेट ने इम्पोज किया है रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑफ मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, गुड्स एंड कैपिटल, तो इसको भी आपको क्या करना चाहिए, इस रेस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए। And during the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. During 19th century में क्या हुआ, 19th century में कहा गया
देखो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है, किनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड है? मिडिल क्लास वालों की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मिडिल क्लास वालों की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, क्योंकि इमर्जिंग मिडिल क्लास हो रहा था, मिडिल क्लास का उदय हो रहा था, तो उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि एबोलिशन हो इन रेस्ट्रिक्शंस पे, मतलब जो मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं गवर्नमेंट ने वो सारे एबोलिशन है, उन्हें उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया जाए, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। एंड लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का, एक एग्जाम्पल छोटा सा, दैट इज जर्मन स्पीकिंग रीजन। जर्मन स्पीकिंग रीजन है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। एक रीजन है जर्मन स्पीकिंग रीजन, फर्स्ट हाफ जर्मन स्पीकिंग रीजन। Take the German speaking region in the first half of the 19th century. In the first half of the 19th century. हाँ, 19th century के पहले हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। And Napoleon administrative methods had created out of countless small principalities, a confederation of 39 states, confederation of 39 states। जो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव थे, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स हैड क्रिएटेड आउट, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स को क्रिएट किया गया था, दैट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। आप कह सकते हो कि नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स में काउंटलेस थे, मतलब छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का महासंघ बना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, तो वहाँ पे कितना फेडरेशन बने, मतलब 39 स्टेट के फेडरेशन बने थे। काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज थी और उसी के कारण छोटे छोटे बने थे आपके यहाँ पे नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स में काउंटलेस स्मॉल क्या स्मॉल लिखा है, प्रिंसिपैलिटी या प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना, 39 राज्यों का एक महासंघ बना था हमारे यूरोप में। नेपोलियन ने मेथड्स लिया हमारे कॉन्फेडरेशन बना था, एक महासंघ बना था 39 स्टेट्स का। ईच ऑफ दी पोजेस इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेथड। और आप देखोगे तो इनमें से सबके पास खुद की करेंसी थी, खुद का वेट था एंड मेथड थे, खुद की करेंसी, खुद का वेट एंड मेथड। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs
barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. मतलब ईच ऑफ देम वो लोग अपनी खुद की करेंसी पोस्ट कर रहे थे, पोजेस एंड वेट एंड मेडल। ठीक है, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, जो मर्चेंट है वो ट्रैवल करता है 1833 में, मर्चेंट ट्रैवल करता है 1833 में। कहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो? हैम्बर्ग से वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? न्यूरेमबर्ग जा रहा है, और क्या बेचने जा रहा है? अपने गूड्स को बेचने जा रहा है। और जब वो अपने गूड्स को बेचने जा रहा है तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता है, और जब आप कस्टम बैरियर को क्रॉस करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी देना है, और कस्टम ड्यूटी 11 कस्टम बैरियर्स को आपको 5% में देना पड़ता है। मतलब 11 कस्टम बैरियर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5% ईच कस्टम में देना पड़ेगा। 1 में दिया, 2 में दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सब में आपको ये कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एंड Nuremberg, that is duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. ये जो ड्यूटी थी, जो ड्यूटीज वर ऑफन लेवाइड, ये ड्यूटी किस पे डिपेंड करती थी? उसके वेट पे, और मेजर किए जाते थे गुड्स को, और उसके बाद चार्ज मतलब लगाए जाते थे। और शुल्क, और अगर आप देखोगे ये जो कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी, ये जो कस्टम चार्ज किए जाते थे वो किसके अकॉर्डिंग चार्ज किए जाते थे? वेट और मेजरमेंट, मतलब वेट के अकॉर्डिंग, वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम ये जो ड्यूटीज थी, ड्यूटी चार्ज की जा रही थी। एंड ड्यूटीज चार्ज की जा रही थी अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। एज ईच रीजन हैड एन ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब हमें ये भी पता है कि ईच सिस्टम, जो ईच सिस्टम है उसका खुद का, दैट इज हमारा जो ईच सिस्टम है सबका खुद का वेट और मेजर होता था, और दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हो जाता था, क्योंकि सब लोग अपने अकॉर्डिंग वेट रखा था, सबके अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स करते थे, तो इसीलिए हर जगह वो डिफरेंट हो जाता था। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। ये क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क है या टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, टाइम लग जाता था कैलकुलेशन करने में। एंड उनको टाइम लग जाता था कैलकुलेशन करने में। The measure of cloth, for example, was the elli. The measure of cloth, for example, that is elli, ठीक है। अगर आप मतलब क्लोथ को कैसे मेज़र किया जाता था, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही एली से हम उसको मेज़र करते थे, E-double-L-E, एली से हम उसको क्या करते थे? मेज़र करते थे। एंड
जिसकी मेजर करते थे, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लैंड। देखिए, हम एली से तो मेजर करते थे, एली से हम कपड़े को नापते थे, लेकिन अगर हम कहें कि मेरे यहाँ एली 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हम अगर कपड़ा खरीदते हैं तो हमने कहा कि 5 सेंटीमीटर मेरे यहाँ लगता है। चलिए एक इस एग्जाम्पल को पहले समझे। दैट इज कपड़े को मापने के लिए, कपड़े को मेजर करने के लिए तो हमने क्या लिया था, दैट इज उसे एली कहते हैं। एक एली का एग्जाम्पल था जिसकी लंबाई बहुत बदलने के साथ घटती थी। कपड़े को नापने या कपड़े को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया था, मेज़र ऑफ क्लोथ में हमने लिया था वॉज द एली, और विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, हमने एली लिया था और जिसकी मतलब ईच रीजन में वो स्टूड करता था, डिफरेंट लेंथ को शो करता था। अगर हम दूसरे रीजन में लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे डिफरेंट लेंथ शो करेगा। इसीलिए हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती थी। दैट्स व्हाई हमें क्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी कैलकुलेशन में। और लंबाई बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी, जिसकी लंबाई यहाँ पे एली विच मतलब अगर आप एली को इलाहाबाद से दूसरे रीजन में कौशाम्बी में लेके चले जाओ तो उधर क्या होगा, आप जो कपड़े अगर नापेंगे उसकी जो मेजरमेंट होगी वो अलग निकले। मतलब एली एक हमने ले लिया था एली के नाम से, लेकिन वो हर चीज़ क्या हो रही थी, एक डिफरेंट हो जा रही थी। आप कह सकते हो कि एली कपड़े मेजर करने के लिए एले था और जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर जिसकी हाइट, अगर आप प्लेस चेंज कर दोगे तो उसकी हाइट बढ़ भी जाएगी, और प्लेस चेंज नहीं करोगे तो उसकी हाइट घट भी जाएगी, बढ़ती घटती रहती थी। एंड बढ़ती घटती रहती थी। और एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट विच गेट मी 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, और इन मैदर 55.1 सेंटीमीटर, एंड न्यूबर्ग 66.6 सेंटीमीटर, इन फ्राइबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। देखिए, हमने ये हमने रीड किया कि जो एली है वो डिफरेंट रीजन में उसके डिफरेंट लेंथ हो जाते हैं, तो हम डिफरेंट लेंथ हो जाते हैं। और अगर एक एल कपड़ा, अगर हम क्या करें, एक एल टेक्सटाइल मटेरियल ले लेते हैं, टेक्सटाइल मटेरियल लेते हैं, फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता, हमने कहाँ पे ख़रीदा उसको, फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है। तो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में उस क्लोथ का क्या है, 1 मीटर क्लोथ को जब हमने लिया, एली लिया, तो 54.7 सेंटीमीटर उसका क्लोथ था। और वही चीज़ अगर हमने मैद में खरीदी तो 55.1 सेंटीमीटर, अगर हमने न्यूरेबर्ग में खरीदी तो 65.6 सेंटीमीटर, और अगर हमने फ्राइबर्ग में ली तो 53.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक ही क्लोथ का आप देख रहे हो कि हमने जगह जगह से लिया तो उसके साइजेस में कितना डिफरेंट है, उसके लेंथ में कितना डिफरेंस है, एंड उसके साइज में कितना डिफरेंट है और उसके लेंथ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange. ये जो such conditions हैं are viewed as obstacle, मतलब ये जो conditions है एली का डिफरेंट रीजन में उसका अलग हो जाना, ये सब जो obstacles होते हैं ये मतलब आपको आगे बढ़ने नहीं देते।
ऐसी कंडीशंस वर विव्ड एज ऑब्स्टिकल, मतलब इकोनॉमिक एक्सचेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये ऑब्स्टिकल का काम करते हैं न्यू कॉमर्शियल क्लासेस में भी, और हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द unhindered movements of clothes, people and capital, goods, people and capital. ये जो कंडीशन, सच कंडीशन थी, ये ऑब्स्टिकल है हमारे इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, ऑब्स्टिकल है ग्रोथ के लिए, ऑब्स्टिकल है हमारे बाय न्यू कॉमर्शियल क्लासेस के लिए, ऑब्स्टिकल है। मतलब हु आर्ग्यू, हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक, मतलब अगर आप देखें तो सब लोग तो इसको कह देते हैं कि ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, सब लोग इस बात को मानते हैं कि ये ऑब्स्टिकल है। और सच कंडीशंस वो व्यूड एज, सच कंडीशन जो है वो व्यू ऐसे करें ये ऑब्स्टिकल हो जाती है अगर ऐसे डिफरेंट चीज़ें हो जाती है कि एक ही चीज़ आप इस रीजन से कर रहे हो तो इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी हम नहीं कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा। और द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस, जो न्यू कॉमर्शियल क्लासेस है वो हु आर्ग्यू, उसने क्या बताया, क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movements of goods, people and capital। उसने क्या बताया कि पक्ष में वो आर्ग्यू कर रहा है, मतलब पक्ष में सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि उसने क्या बताया, goods, people, capital, कैपिटल को यूनिफाइड मतलब अलाउ करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है, गुड्स को, लोगों को और आपकी प्रॉपर्टीज़ को या टेरिटरीज को, आपकी कैपिटल्स को हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको इस बात में नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। यूनिफाइड इकोनॉमिक, क्योंकि ये तो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी थी, क्योंकि हर मतलब अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो तो एक ही चीज़ आपको हर जगह फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सच कंडीशंस ऐसी आती है कि आप कुछ यूज़ कर रहे हो, आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो एक मतलब ऑब्स्टिकल आ जाता है और एक रहता है कि हाँ हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए न्यू कॉमर्शियल क्लासेस में कहा गया था, उसने अब उसके पक्ष में क्या बताया था, कॉमर्शियल क्लासेस ने कहा था कि आप क्रिएशन करिए एक टॉपिक टेरिटरी को अलाउ करिए कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, पीपल और कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, लेकिन ये जो मेजरमेंट्स के तरीके थे और ये जो डेवलपमेंट्स के तरीके थे ये डिफरेंट ना हो, ये बिल्कुल एक जैसे सिमिलर, कुछ चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। एंड तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। अगर ऐसे कैलकुलेशन में हमें बार बार प्रॉब्लम आने लगेगी तो हमारा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। और सेकेंड पैराग्राफ, हाँ, इन 1834 a customs union और in 1834 a custom union और जाल बेराई, मतलब दाल बेराई, दौर बेराई। In 1834, a custom union or Dol Berai was formed at the initiative of Prussia and joined the most of the German states. 1834 में क्या हुआ था? 1834 में प्रशा 1834 में कस्टम यूनियन और दाल बेराई,
कस्टम यूनियन और दाल बेराइन को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, फॉर्म किया गया। क्यों फॉर्म किया गया? एट द इनिशिएटिव ऑफ, और ये इनिशिएटिव किसने उठाया था, जिसमें ये इनिशिएटिव क्या, इनिशिएटिव ऑफ पुर्शिया के इनिशिएटिव के लिए किया गया और ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। और इसमें कितने लोग जुड़ गए? मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इसमें ऐड हो गए, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इसमें ऐड हो गए। 1834 में एक कस्टम यूनियन और गोल्बेरियन फॉर्म किया गया। क्यों फॉर्म किया गया? एज इनिशिएटिव, इन लोगों ने इनिशिएटिव किया ऑफ प्रूशिया, ठीक है, प्रूशिया, इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। एंड इन सब में मतलब जर्मन स्टेट सबसे ज़्यादा इसमें कौन से लोग ऐड हो गए थे? जर्मन स्टेट इसमें ऐड हो गए थे। मतलब किसने इनिशिएटिव उठाया था? प्रूशिया ने इनिशिएटिव उठाया था। प्रूशिया ने कहा था कि आप एक कस्टम यूनियन या आप एक कस्टम या दाल बेराइन को फॉर्म करके, प्रूशिया ने ये सलाह दी थी। एंड ज्वाइन बाय, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग जर्मन स्टेट्स के ज्वाइन हो गए थे। इसमें कौन सबसे ज़्यादा ऐड हुए थे? जर्मन स्टेट्स के लोग इसमें सबसे ज़्यादा ऐड हुए थे। एंड the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2, from over 30 or 2, from over 30 or 2। क्या किया गया था कि that is 30 और 2 कर दी थी ना, दैट था। उन लोगों ने क्या किया? यूनियन ने एबॉलिश कर दिया था जो टैरिफ बैरियर्स लगे थे, या आप कहते हैं जो 11 कस्टम बैरियर्स थे, जो 11 कस्टम बैरियर्स थे उसको क्या किया गया? एबॉलिश कर दिया गया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, और करेंसी के नंबर्स को भी रिड्यूस कर दिया गया। दैट इज आपको कितना एबॉलिश किया गया? अगर देना भी है तो कितना? पहले 30 चार्जेस थे, अब कितने थे? आप सिर्फ 2 लगते थे। पहले 30 था एंड दिस टाइम 2 कर दी गई थी। करेंसी की जो संख्या थी या करेंसी जो था वो 2 कर दी गई थी। फर्स्ट 30 थी और आफ्टर दैट 2 हो गई थी, आफ्टर दैट 2। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification, a wave of the creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. इसके अलावा रेलवे के जाल में, इसके अलावा क्या हो? नेटवर्क ऑफ रेलवे ने आपकी द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, ठीक है, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, गतिशीलता बढ़ाई, मतलब फर्दर उसने स्टिमुलेट किया मोबिलिटी को आगे बढ़ाया। एंड हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और उसने क्या किया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक हितों को, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन का सहायक बना, नेशनल यूनिफिकेशन का सपोर्टर बना। क्योंकि
नेटवर्क ऑफ रेलवे बनने से क्या था कि आपके गुड्स, पीपल, कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाते थे। अगर ये नेटवर्क ऑफ रेलवे बन जाता तो इससे क्या होता, हमारी इकोनॉमी में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती या हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती एंड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन। और इससे क्या हुआ था, उस समय एक वेव उठ रही थी, एक वेव हो रही थी। कौन सी वेव? इकोनॉमिक नेशनलिज्म। उसको क्या किया, अब वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने किसको मजबूत बनाया था? वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को मजबूत बनाया था, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म को किसने मजबूत बनाया था? इकोनॉमिक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथ किसने किया था? वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ने उसे मजबूत बनाया था। ग्रोइंग दैट एट अ टाइम, मतलब जब वो ग्रो हो रहे थे तो उसको हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने मतलब वाइडर टर्म पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को मजबूत बनाया था। उस समय ग्रो हो रहे थे व्यापक, मतलब वाइडर टर्म आप कह सकते हो। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मतलब भावनाओं को इकोनॉमिक नेशनलिज्म की लहर ने, की वेव ने मजबूत बनाया था। लहर और वेव ने मजबूत बनाया था। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 2.3 a new conservatism after 1850. A new conservatism after 1850. Following the defeat of Napoleon in 1850, let's read some source. Source B, economics began to think in terms of the national economy. जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सोचना, मतलब नेशनल इकोनॉमी को सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड इन टर्म्स, इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को किस में सोचना स्टार्ट कर दिया था? नेशनल इकोनॉमी। एंड दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप and what economic measure could help for this nation together. They टॉक करने लग गए थे, चर्चा करने लग गए थे कि नेशन कैसे डेवलप कर सकता है और कौन से, मतलब नेशन कैसे डेवलप कर सकता है और कौन से जो मेजर्स हैं वो नेशन को बनाने में, मतलब नेशन को बनाने में मदद दे सकते हैं, नेशन को बनाने में मदद दे सकते हैं। दैट इज क्यूबिज्म। एंड प्रोफेसर कौन थे यहाँ पे? प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिज़न इन जर्मनी। और उन्होंने 1834 में क्या लिखा? उन्होंने 1834 में लिखा द एम ऑफ द Zahlverein is to bind the German economically into a nation. और Zahlverein का जो एम था वो जर्मन लोगों को इकोनॉमिक रूप में एक नेशन से बांधना था, मतलब जर्मन लोगों को इकोनॉमिकली नेशन से क्या करना था? बाइंड करना था, नेशन से बाइंड करना था। एंड नेशन से बाइंड करना था, वह राष्ट्र क्या, नेशन से उन्हें बाइंड करना था। इट विल स्ट्रेंथ द नेशन materially as much by protecting its interest externally as by stimulating its internal
प्रोडक्टिविटी। और वो क्या करना चाहते थे, वो नेशन की इकोनॉमिक हालत जितना बाहर से वो चाहते थे कि इट विल, मतलब ये स्ट्रेंथ जो इकॉनमी है हमारी कंट्री की, अगर हम नेशन से जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो इट विल स्ट्रेंथ हमारे नेशन की मेटेरियलिटी, मतलब मटेरियली एज मच बाय प्रोटेक्टिंग, उसके इंटरेस्ट को एक्सटर्नली जितना मजबूत करेगी उतना ही उसके इंटरेस्ट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंटरनली भी मजबूत करेगी। एंड इट आउट टू अवेकन and reason national sentiment. It out to awaken, it out to awaken, आप कह सकते हो कि and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interest. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling. And आप कह सकते हो उसे प्रांतीय प्रोविनेंस इंटरेस्ट को आपस में जोड़कर नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाना और उठाना चाहिए। ठीक है, हमारी जो प्रोविनेंस उसे अवेकन करना चाहिए, रेज करना चाहिए हमारे नेशनल सेंटिमेंट्स को थ्रू अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल और प्रोविनेंशियल इंटरेस्ट को जोड़कर। और जर्मन लोग ये समझ गए कि एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम ही नेशनल फीलिंग के नेशनल फीलिंग का मतलब डेवलप होने का एकमात्र जरिया, मतलब जर्मन के पीपल ये रियलाइज कर गए थे कि जो फ्री इकोनॉमिक सिस्टम है इज़ द ओनली मीन्स टू एनजेंडर नेशनल फीलिंग, मतलब फ्री इकोनॉमिक सिस्टम से ही हम नेशनल फीलिंग्स को फ्री इकोनॉमिक सिस्टम से ही हम नेशनल फीलिंग्स को ग्रो कर सकते, नेशनल फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एंड that let's continue our topic, that is a new conservatism after 1815। 1815 के बाद एक कंजर्वेटिज्म मीन्स क्या था, एक नया रूढ़िवाद। कंजर्वेटिज्म की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या है। A political philosophy, एक political philosophy है that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change। इसमें क्या है, एक ऐसा मतलब एक नहीं ऐसा पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ऐसा पॉलिटिकल फिलॉसफी जो इम्पोर्टेंस देता हो ट्रेडिशन को, इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करता हो और जो कस्टम्स पर जोर देता हो। ठीक है, तो और तेज बदलावों की बजाय मतलब क्विक चेंजेस के बजाय धीरे धीरे चेंजेस लाता हो, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो, धीरे धीरे डेवलपमेंट लाता हो। आप इसे क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। आप इसे क्या कहेंगे, दैट इज कंजर्वेटिव। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो स्ट्रेस देता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन पे, स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस पे, कस्टम्स पे, एंड प्रिफर क्या करता है कि एक बार कहीं पे चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं, आप स्लो वहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं, स्लो वहाँ पर आप चेंजेस ला सकते हैं। एंड दैट इज कि लेट्स कंटिन्यू। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद से एक न्यू कंजर्वेटिज्म आया, दैट इज रूढ़िवादी। क्या आई, कौन सी सोच आई, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। ठीक है, द डिफीट 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, 1815 में क्या हुआ था, जब नेपोलियन की हार के बाद क्या डिसीजन लिया गया था,
European governments were driven by a spirit of conservatism. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ था, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उसने कंजर्वेटिज्म की फीलिंग, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वह ड्राइवन मतलब कौन सी, वह ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव। वहाँ पे उनके स्पिरिट में या उनकी फीलिंग्स या उनकी सेंटिमेंट्स में क्या थी, उनके सेंटिमेंट्स में क्या था, कंजर्वेटिज्म था। उनके सेंटिमेंट्स में क्या था, कंजर्वेटिज्म था। ठीक है, वहाँ की वो भावनाओं से प्रेरित थी, वहाँ की भावनाओं से वो लोग प्रेरित थे कंजर्वेटिज्म की। मतलब नेपोलियन के हारने के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो क्या थी, किससे ड्राइवन थी, वो ड्राइवन बाय स्पिरिट, मतलब वो वहाँ की भावनाओं से, कंजर्वेटिज्म की भावनाओं से प्रेरित थी। कंजर्वेटिव believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. इसमें क्या कहा गया था कि जो कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि established traditional institutions of state and society, मतलब established traditional institutions of state and society like the monarchy, वो मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, या हिंदी में छोड़ के वो क्या मानते थे कि दैट इज द स्टेट और सोसाइटी, वो मानते थे कि स्टेट और सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे, ठीक, उन्होंने स्टैब्लिश ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी है, इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाए, जैसे मोनार्की होना चाहिए, दैट इज राजतंत्र, मोनार्की होना चाहिए, और चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, इन सबको प्रिजर्व कर रखना चाहिए। आप कह सकते हो चर्च को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मोनार्की को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सोशल हायरार्कीज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, दैट शुड बी प्रिजर्व। Most conservative however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। इसमें क्या कहा गया कि फिर भी जितने भी कंजर्वेटिव लोग हैं, रिवॉल्यूशनरी के पहले जो मोस्ट कंजर्वेटिव लोग हैं वो डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, मतलब फिर भी जो अधिकतर कंजर्वेटिव लोग हैं क्रांति से पहले, मतलब रिवॉल्यूशनरी से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते हैं। ठीक है, कई लोग नहीं चाहते हैं कि रिवॉल्यूशनरी से पहले की लाइफ वो दोबारा आए। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी से पहले की सोसाइटी वो दोबारा आए, कई लोग इस चीज़ को नहीं चाहते हैं या नहीं मानते। रेदर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy, and उन्होंने क्या किया कि like the monarchy, rather they realized from the changes, उन्हें रियलाइज हो गया था फ्रॉम चेंजेस से दैट
they realize from the changes initiated by Napoleon. नेपोलियन ने ही चेंजेस स्टार्ट किए थे। उन्होंने ये जान लिया था कि